हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे एवरेज यानी कि औसत। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 70 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के औसत प्राप्तांक 52 थे। इनमें से 20% प्रतिभाशाली छात्र थे जिनका औसत प्राप्तांक 80 था, तथा 25% कमजोर छात्र थे जिनका औसत प्राप्तांक 31 था। शेष 55% छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना था? तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कुल छात्र है 100, छात्रों की कुल संख्या हम मान लेते हैं 100। इनमें से 20% छात्र यानी कि 20 छात्र प्रतिभाशाली है जिनका औसत प्राप्तांक 80 है। तो 20% यानी कि 20 छात्र का औसत प्राप्तांक 80 है, तो 20 छात्र का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 20 गुने 80। अब आगे कहा गया है 25% कमजोर छात्र थे जिनका औसत प्राप्तांक 31 था। तो 100 का 25% यानी कि 25 छात्र कमजोर है जिनका औसत प्राप्तांक 31 है, तो कुल प्राप्तांक हो जाएगा 25 गुने 31। अब बच रहे हैं कितने छात्र? 55% छात्र यानी कि 55 छात्र। तो हम मान लेते हैं कि 55 छात्र का औसत प्राप्तांक x है, तो 55 छात्र का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 55 गुने x। और विद्यालय में कुल कितने छात्र है? 100, और सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? 52। तो कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 52 गुने 100। अब 20 में 80 से गुना करेंगे, 8 दूना 16, 2 जीरो डाल देंगे, 1600। 25 में 31 से गुना करेंगे तो 775, अब प्लस 55 में x से गुना करेंगे 55x बराबर 5200। अब 1600 और 775 को जोड़ देंगे तो 2375 प्लस 55x बराबर कितना आ जाएगा? 5200। तो 55x बराबर हो जाएगा 5200 माइनस 2375। तो 55x बराबर होगा 5200 में 2375 घटा देंगे, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 11 में से 3 घटाएंगे 8, 4 में से 2 तो 2 यानी कि 2825। तो 55x बराबर 2825। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2825 बटे 55। यहाँ पर हम 5 से काट देते हैं, 11 पचे 55, और 5 से इसको काट देंगे, पचे 25, 3 और 2 32, तो 6 पचे 30, 2 और 5 पचे 25, तो 565 बटे 11। अब हम क्या करेंगे? 565 में 11 से भाग दे देंगे, तो 11 पचे 55, 6 में से 5 घटाएंगे 1 और 5 15, एक बार में फिर लगेगा 11 इकाई 11, 5 में से 1 घटाएंगे 4, दशमलव देके यहाँ पर 0 डाल देंगे, 11 3 33, बच रहा है 7, फिर एक 0 देंगे, 11 छक्का 66। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 51.36। तो 51.36 को लगभग में हम लिख सकते हैं 51.4। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लगभग 51.4। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक परीक्षा में किसी छात्र के औसत प्राप्तांक 63 प्रति विषय थे। यदि उसे भूगोल में 20 अंक अधिक मिले होते तथा इतिहास में 2 अंक अधिक मिले होते तो औसत प्राप्तांक 65 प्रति विषय होते। इस परीक्षा में कुल कितने विषय है? तो हम मान लेते हैं कि परीक्षा में कुल विषय x है। परीक्षा में विषयों की संख्या कितना है? x। तो कहा गया है एक परीक्षा में किसी छात्र के औसत प्राप्तांक 63 प्रति विषय थे। प्रति विषय औसत प्राप्तांक कितना है? 63, और विषयों की संख्या कुल कितना है? x। तो कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 63x। अब आगे कहा गया है कि उसे भूगोल में 20 अंक अधिक और इतिहास में 2 अंक अधिक मिले होते तो औसत प्राप्तांक कितना हो जाता? 65।
तो औसत प्राप्तांक कितना हो जाता 65। विषयों की कुल संख्या कितना है x, तो कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा 65x। तो शुरू में कुल प्राप्तांक कितना है 63x, बाद में कितना हो रहा है कुल प्राप्तांक 65x। तो यहाँ पर कुल प्राप्तांक कितना बढ़ रहा है 2x बढ़ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 2x क्यों बढ़ रहा है। तो भूगोल में 20 अंक अधिक और इतिहास में 2 अंक अधिक, यानी कि कुल मिलाकर के 22 अंक अधिक मिल रहा है, जिसके कारण कुल प्राप्तांक 2x बढ़ जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं 2x बराबर 22। तो x बराबर कितना हो जाएगा 22/2 यानी कि 11। तो परीक्षा में कुल कितने विषय थे 11। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक छात्रावास में 35 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि कर दे तो खाने पर प्रतिदिन 42 रुपये की वृद्धि होगी, परंतु औसत खर्च में 1 रुपये प्रति छात्र की दर से कमी होगी। पहले खाने पर प्रतिदिन खर्च कितना था। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक छात्रावास में 35 छात्र थे। तो यहाँ पर छात्रों की संख्या कितना है 35। हम मान लेते हैं कि प्रति छात्र औसत खर्च है x रुपये। तो छात्रों की संख्या 35 है और प्रति छात्र खर्च हो रहा है x रुपये। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा 35 गुने x यानी कि 35x। अब आगे कहा जा रहा है एक छात्रावास में 35 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि कर दे तो पहले से छात्र कितना है 35, 7 बढ़ा देने पर छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 42। तो खाने पर प्रतिदिन 42 रुपये की वृद्धि होगी। अभी खाने पर कितना खर्च हो रहा है 35x। तो 42 रुपये बढ़ जाएगा, खाने पर कुल खर्च कितना होगा 35x + 42। परंतु औसत खर्च में 1 रुपये प्रति छात्र की दर से कमी होगी। तो पहले से औसत खर्च कितना हो रहा है x रुपये, अब औसत खर्च कितना होगा 1 रुपये कम जाएगा, तो x - 1। तो यहाँ पर छात्रों की संख्या कितना है 42, प्रति छात्र औसत खर्च कितना है x - 1। तो छात्रों की संख्या में औसत खर्च से गुना कर देंगे तब क्या निकल जाएगा कुल खर्च। कुल खर्च कितना हो रहा है 35x + 42। तो चलिए 42 में गुना कर देते हैं x - 1 से, तो कितना आ जाएगा 35x + 42। 42 में x से गुना करेंगे 42x - 42 इकाई 42 बराबर 35x + 42। अब यहाँ पर x को एक तरफ कर लेते हैं, तो 42x - 35x बराबर 42 -42 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +42। 42x में से 35x घटा देंगे तो 7x बराबर 42 और 42 84। तो 7 से काट देंगे 12 × 7 = 84। x बराबर कितना हो जाएगा 12। x का मान कितना निकल गया 12। प्रश्न में पूछा गया है कि पहले खाने पर प्रतिदिन कितना खर्च था। तो पहले खाने पर प्रतिदिन कितना खर्च था 35x। x का मान कितना निकल गया है 12। तो हम गुना कर देंगे 35 में 12 से, तो 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36 और 6 × 42, 420 रुपये। खाने पर प्रतिदिन कुल खर्च कितना होता था 420 रुपये। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक कंपनी में कुल 400 कर्मचारी कार्यरत है, जिनमें अफसर तथा मजदूर है। इनका मासिक औसत वेतन 3000 रुपये है। यदि अफसर का मासिक वेतन 10,000 रुपये तथा मजदूर का मासिक वेतन 2,000 रुपये हो तो कंपनी में अफसरों की संख्या कितनी है। कंपनी में कुल कर्मचारी कितने हैं 400, जिनमें अफसर और मजदूर है। यहाँ पर दिया गया है अफसर का मासिक वेतन 10,000 और मजदूर का मासिक वेतन 2,000 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अफसर और मजदूर के संख्या का अनुपात निकाल लेंगे। तो अफसर का मासिक वेतन है 10,000 रुपये और मजदूर का मासिक वेतन है 2,000 रुपये और सभी कर्मचारी का
औसत मासिक वेतन कितना है 3000 रुपये, तो 3000 को हम बीच में रख देंगे। अब यहाँ से एलिगेशन मेथड से क्या करेंगे, अफसर और मजदूर के संख्या का अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ देखेंगे 2000 और 3000 में कितना का अंतर है, 1000 का, और 10,000 3000 में कितना का अंतर है, 7000 का। तो अफसर और मजदूर के संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 1000 और 7000। यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1:7। यानी कि अफसर 1 होगा तो मजदूर का संख्या कितना होगा, 7। हमें निकालना है अफसरों की संख्या। तो अफसर का अनुपात कितना है, 1, और अनुपात के योग को नीचे रखेंगे, 1 और 7 8। यानी कि कुल 8 कर्मचारी है, जिसमें से 1 क्या है, अफसर। तो 400 कर्मचारी में अफसर का संख्या कितना हो जाएगा, 400 से गुना कर देंगे, 8 × 40 50। तो अफसरों का कुल संख्या कितना हो जाएगा, 50। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक वर्कशॉप में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 8500 रुपये है। यदि 7 तकनीकी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपये तथा शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 7,800 रुपये है, तो वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तकनीकी कर्मचारी और शेष कर्मचारी के संख्या का अनुपात। तकनीकी कर्मचारी और शेष कर्मचारी। तो तकनीकी कर्मचारी का मासिक वेतन कितना है, औसत मासिक वेतन है 10,000 रुपये, और शेष कर्मचारी का औसत मासिक वेतन कितना है, 7,800 रुपये, और सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है, 8,500 रुपये। तो 8,500 रुपये को बीच में रख देंगे। अब यहाँ से एलिगेशन मेथड से दोनों के संख्या का अनुपात निकाल लेंगे। 7800 और 8500 दोनों में कितना का अंतर है, 700 का, और 10,000 और 8500 में कितना का अंतर है, 1500 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7:15। यानी कि तकनीकी कर्मचारी यदि 7 होगा तो शेष कर्मचारी का संख्या कितना हो जाएगा, 15। प्रश्न में तकनीकी कर्मचारी का संख्या कितना दिया हुआ है, 7, और यहाँ पर तकनीकी कर्मचारी का अनुपात कितना आ रहा है, 7। तो 7 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 7। यहाँ पर तकनीकी कर्मचारी का अनुपात है 7 और शेष कर्मचारी कितना है, 15। तो 15 और 7 22। तो 22 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22। 7 यूनिट का वैल्यू 7, 1 यूनिट का वैल्यू 1, और 22 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22। यानी कि वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी है, 22। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक विशेष औसत है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तथा उसकी औसत रन संख्या 5 कम हो गई। 12वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी रही। तो यहाँ पर दिया गया है कि 11 पारियों का एक विशेष औसत है, तो हम मान लेते हैं कि 11 पारियों का औसत x है। प्रश्न में कहा गया है एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक विशेष औसत है, तो यहाँ पर हम मान लिए कि 11 पारियों का औसत x है, तो 11 पारियों का कुल रन कितना हो जाएगा, 11x। अब आगे कहा गया है कि 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तथा उसकी औसत रन संख्या 5 कम हो गई। 12वीं पारी में रन कितना बनाया गया, 90। उसकी औसत रन संख्या 5 कम हो गई। 12 पारी के बाद औसत रन कितना हो गया, पहले से औसत x था तो औसत रन संख्या 5 कम हो गया, तो x - 5। तो 12 पारी का औसत रन कितना है, x - 5। तो x - 5 में 12 से गुना कर देंगे तो 12 पारी का कुल रन निकल जाएगा। तो 12 पारी का कुल रन कितना हो गया, 12x - 12 × 5 = 60।
11 पारी का कुल रन कितना था 11x, और 12वीं पारी का रन जोड़ देंगे तो 12 पारी का कुल रन कितना हो जाएगा 11x प्लस 90। 12 पारी का औसत कितना है x माइनस 5, तो 12 में x माइनस 5 से गुना कर दिए तो यह हो गया 12 पारी का कुल रन, और 11 पारी के कुल रन में से 12वां पारी का रन जोड़ देंगे तो निकल जाएगा 12 पारी का कुल रन। तो 12x माइनस 11x बराबर कितना हो जाएगा 90, माइनस 60 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो प्लस 60। तो 12x में से 11x घटाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 150। प्रश्न में पूछा गया है 12वीं पारी के बाद औसत रन संख्या कितनी रही, तो 12वीं पारी के बाद औसत रन कितना है x माइनस 5, तो 150 में 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 145, यानी कि 12वीं पारी के बाद औसत रन संख्या कितना है 145। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 है। वह 26 रन पर 5 विकेट लेकर अपनी औसत गेंदबाजी में 0.4 की कमी कर देता है। अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए? तो यहाँ पर दिया गया है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी के गेंदबाजी का औसत 12.4 है, यानी कि अंतिम मैच से पहले का औसत कितना है 12.4। अंतिम मैच में वह 26 रन देकर 5 विकेट ले रहा है, तो 26 में हम 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 26 दूना 52, यानी कि 5.2। तो अंतिम मैच का औसत कितना है 5.2, और पूरे मैच के गेंदबाजी का औसत कितना हो जा रहा है तो 0.4 का कमी हो जा रहा है। क्रिकेट के एक खिलाड़ी के गेंदबाजी का औसत 12.4 है। वह 26 रन पर 5 विकेट लेता है, जिसके कारण औसत 0.4 कम हो जाता है। तो 12.4 में 0.4 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे अंतिम मैच में लिए गए विकेट और अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेट का अनुपात। तो 5.2 और 12 में कितना का अनुपात, कितना का अंतर है 6.8 का, और 12.4 और 12 में कितना का अंतर है 0.4 का। दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देंगे, 17 चौका 68, यानी कि 17:1। तो अंतिम मैच से पहले और अंतिम मैच में लिए गए विकेट का अनुपात कितना हो गया 17:1, यानी कि अंतिम मैच से पहले कितना विकेट ले रहा है 17, तो अंतिम मैच में कितना ले रहा है 1। यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि अंतिम मैच में 5 विकेट लेकर, तो 1 यूनिट किसके बराबर है 5 विकेट के। तो अंतिम मैच से पहले कितना है 17 यूनिट, तो 17 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 17×5 85 विकेट के। तो अंतिम मैच से पहले कितना विकेट लिया जा रहा है 85 विकेट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 98 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में 4 की बढ़ोतरी करता है। 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी है? तो हम मान लेते हैं कि 18 पारी का औसत x है, उन्नीसवीं पारी में वह कितना रन बना रहा है 98 रन, और औसत रन संख्या कितना बढ़ रहा है 4। तो 19 पारी का औसत कितना हो जाएगा x + 4। तो 18 पारी का औसत x है, तो 18 पारी का कुल रन कितना हो जाएगा 18x। अब 18 पारी के कुल रन में 19वीं पारी का रन जोड़ देंगे तो 19 पारी का कुल रन हो जाएगा। तो 18 पारी का कुल रन है 18x, और 19वीं पारी में 98 रन बना रहा है तो जोड़ दिया 98। अब ये हो गया 19 पारी का कुल रन, और 19 पारी के औसत में x + 4, 19 पारी के औसत में 19 से गुना कर देंगे तो 19 पारी का कुल रन हो जाएगा। तो 19 पारी का औसत है x + 4, तो कुल रन कितना हो जाएगा 19x प्लस 19 चौका 76। तो अब हम 19x में माइनस कर देंगे 18x बराबर 98 - 76। तो 19 में से 18 घटाएंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 98 में से 76 घटा देंगे
तो 22, यानी कि 18 पारी का औसत कितना हो गया 22 और 19 पारी का औसत कितना हो गया x + 4 यानी कि 22 + 4 यानी कि 26। तो प्रश्न में पूछा गया है कि 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 26। तो अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए, उनमें से 5 में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपये खर्च किए तथा छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्ति के औसत खर्च से 80 रुपये अधिक खर्च किए। कुल धन जो खर्च किया गया वह है। तो हम मान लेते हैं कि सभी 6 व्यक्ति का औसत खर्च बराबर x रुपये। तो 6 व्यक्ति का औसत खर्च हो रहा है x रुपये, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा 6x। अब यहाँ पर कहा गया है कि 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए, उनमें से 5 व्यक्ति में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपये खर्च कर रहा है। तो 5 व्यक्ति में कुल खर्च कितना हो जाएगा 5 × 32। तो 5 व्यक्ति का कुल खर्च हो गया 5 × 32 और छठा व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है, तो सभी 6 व्यक्ति के औसत खर्च से 80 रुपये अधिक। तो 6 व्यक्ति का औसत खर्च x रुपये है, तो छठा व्यक्ति कितना खर्च करेगा x से 80 रुपये अधिक यानी कि x + 80। तो ये हो गया 5 व्यक्ति का कुल खर्च और x + 80 हो गया छठा व्यक्ति का कुल खर्च। और कुल खर्च कितना हो रहा है 6x, तो बराबर हम कर देते हैं 6x। तो 32 × 160 प्लस x + 80 बराबर कितना हो जाएगा 6x। तो 6x में से x घटा देंगे तो 6x - x बराबर कितना हो जाएगा 160 और 80 दोनों को जोड़ देंगे 240। तो 6x में से x घटाएंगे कितना बचेगा 5x। 5x बराबर कितना हो जाएगा 240। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 से 240 को काटेंगे 48 बचे 240, तो x का मान कितना आ गया 48। अब हमें निकालना है कुल धन जो खर्च किया गया, तो कुल खर्च कितना है 6x। तो कुल खर्च कितना है 6x यानी कि 6 × 48। तो 48 में 6 से गुना कर देंगे 8 × 6 = 48 का 8 हाथ में 4 6 × 4 = 24 और 4 28 यानी कि 288 रुपये। तो कुल खर्च कितना हो रहा है 288 रुपये। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक परीक्षा में एक कक्षा के लड़के तथा लड़कियों के औसत प्राप्तांक a है। इस कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:1 है। यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक a + 1 हो तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:1। तो हम मान लेते हैं कि क्लास में लड़का 3 है और लड़की है 1, तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 4। तो एक परीक्षा में एक कक्षा के लड़के तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक a है, यानी कि कुल विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक कितना है a है। यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक a + 1, लड़का का औसत प्राप्तांक कितना है a + 1, तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है, तो लड़की का औसत प्राप्तांक हम मान लिए x। तो लड़का का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा 3 × a + 1। लड़की का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा a में x से गुना करेंगे, 1 में x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा x। और कुल विद्यार्थी का प्राप्तांक कितना हो जाएगा 4a। लड़का का संख्या 3 है और लड़का का औसत प्राप्तांक है a + 1, तो कुल प्राप्तांक हो गया 3a + 1। लड़की का संख्या x है, लड़की का संख्या 1 है और औसत प्राप्तांक लड़की का कितना है x, तो कुल प्राप्तांक हो गया x। और विद्यार्थियों की कुल संख्या है 4 और सबका औसत प्राप्तांक a है, तो कुल प्राप्तांक हो गया 4a। तो 3a + 3 + x बराबर कितना हो जाएगा 4a। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4a
3a को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो -3a, +3 को दूसरे तरफ ले जाएंगे -3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4a में से 3a घटाएंगे तो a -3, यानी कि लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना हो गया, a-3। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में देखेंगे कुछ और प्रश्नों को, तब तक के लिए धन्यवाद।